पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 3000 पॉइंट से जायद कमी पर खुला, फिर मजीद कमी होती चली गई। 6249 पॉइंट्स कमी के बाद कारोबार रोक दिया गया। 100 इंडेक्स 1,13,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1,12,542 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। माहिरीन का कहना है ट्रंप टैरिफ के बाद एशिया और मशरक़ वस्ता की तमाम मार्केटें दबाव का शिकार हैं। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये सूरत रही है कि एशिया और यूरोप और अमेरिका की मार्केटें जब दबाव का शिकार हुई तो पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर इसका असर हुआ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज मंदी के साथ ही खुला था और अभी तकरीबन 6,287 पॉइंट की कमी और 1,12,504 पॉइंट्स के ऊपर कारोबार को रोक दिया गया था। स्टॉक मार्केट में जब 5% कारोबार में कमी होती है तो कारोबार को हॉल्ट कर दिया जाता है और ये 1 घंटे के लिए कारोबार रोका गया और दोबारा कारोबार 12:58 पर शुरू होगा। रीओपन होगी मार्केट और मुकम्मल तौर पर 1:03 के ऊपर कारोबार का दोबारा आगाज किया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मार्केटों में गिरावट आई है उसका असर कराची की पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है और मार्केट आज शदीद मंदी का शिकार रही और 6,000 से ज्यादा पॉइंट की कमी हुई है और मार्केट खुलने के बाद करेक्शन आएगा और यकीनन मार्केट में थोड़ा सी बेहतरी देखने की उम्मीद की जा रही है। ये मार्जिन की तवक्को है कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आएगा। जी ठीक है अंजुम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 3000 पॉइंट से जायद कमी पर खुला, फिर मजीद कमी होती चली गई। 6249 पॉइंट्स कमी के बाद कारोबार रोक दिया गया। 100 इंडेक्स 1,13,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1,12,542 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। माहिरीन का कहना है ट्रंप टैरिफ के बाद एशिया और मशरक़ वस्ता की तमाम मार्केटें दबाव का शिकार हैं, जिसका पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी असर पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। 100 इंडेक्स 3000 पॉइंट से जायद कमी पर खुला, फिर मजीद कमी होती चली गई और 6249 पॉइंट्स कमी के बाद कारोबार रोक दिया गया। 100 इंडेक्स 1,13,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1,12,542 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। माहिरीन का यह कहना है कि ट्रंप टैरिफ के बाद एशिया और मशरक़ वस्ता की तमाम मार्केटें दबाव का शिकार हैं, जिसका पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी असर पड़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 3000 पॉइंट से जायद कमी पर खुला। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी न अब की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासिर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वोरा कहते हैं ऐसे अनासिर के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूं, पाकिस्तान के लिए मई में मस्बत खबरें आएंगी। मस्बत खबरें सियासी जमहूरी लाशों से नहीं, लेकिन हमेशा की तरह दीगर से। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी। IMF के माहिरीन आज से महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू करेंगे। मिशन का मकसद 6 बुनियादी रियासती अफाल में गवर्नेंस बदउनवानी के खात्मे के लिए इक़दामात का इब्तदाई जायजा लेना है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए ये दूसरा मिशन भेजा है। वफ्द गवर्नेंस से मुतालिक उमूर में पाकिस्तान की मुआवनत करेगा। मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। मिशन हुकाम वजारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा, नेपरा और PTA हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और चीनी के शोबे में मुसाबकत का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले IMF ने गवर्नेंस करप्शन से तशखीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की थी। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का एक हदफ है। SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को कान कनी की दुनिया में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फोरम में शिरकत करेंगे। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर गैर मुल्की वफूद पहुंच गए। SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को कान कनी की दुनिया में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फोरम में शिरकत करेंगे। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर गैर मुल्की वफूद पहुंच गए।
رینجرز اور سی ٹی ڈی کا کورنگی میں آپریشن فتنہ خوارج کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا نذیر. دیکھیں، رینجرز اور سی ٹی ڈی نے کورنگی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں انعام اللہ عرف لالہ، نعیم اللہ عرف عمر زالی اور محمد طائب عرف محمد کو گرفتار کر لیا، جو سیکورٹی فورسز پر حملوں اور دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں. ترجمان رینجرز کے مطابق تینوں دہشت گردوں کے تعلق فتنۃ الخوارج حافظ گل بہادر گروپ سے، جو کراچی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. ان کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ امونیشن برآمد ہوئے. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزم نعیم اللہ اور عمر زالی 2014 میں فتنۃ الخوارج میں شامل ہوئے، جو حافظ گل بہادر گروپ کے انتہائی اہم کارکن ہیں، اور ملزم کا والد مومن خان اور چچا سلیم اللہ بھی فتنۃ الخوارج کے اہم کمانڈر تھے، جو سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے اور دہشت گرد دوران آپریشن ہلاک ہو چکے ہیں. نعیم اللہ عسکری تربیت یافتہ اور وزیرستان میں متعدد کارروائیوں میں ملوث رہے، جو کچھ عرصہ قبل کراچی آ کر اپنا نیٹ ورک منظم کرنے میں سرگرم تھا، جبکہ ملزم انعام اللہ عرف لالہ 2017 میں فتنۃ الخوارج حافظ گل بہادر گروپ میں شامل ہوا اور وزیرستان میں کمانڈر عبد الحمید عرف فکر مند گروپ کے ساتھ جانی خیل میں انتہائی متحرکہ اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھا. اس کا بھائی ہدایت اللہ وزیرستان میں انتہائی متحرک اور ملزم کراچی میں فتنۃ الخوارج کے نیٹ ورک منظم کرنے میں سرگرم تھا. ان تینوں دہشت گردوں کو سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا تاکہ مزید قانونی کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ میں 9 مئی مقدمات کی سماعت. سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی راولپنڈی سے متعلق مقدمات منتقلی کی اپیلیں نمٹا دی ہیں. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. یہ 9 مئی مقدمات سے متعلق کیسز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اے ٹی سی راولپنڈی جج سے مقدمات منتقل کرنے کی اپیلوں کو نمٹا دیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو کیا گیا 22 لاکھ روپے کا جرمانہ برقرار رکھا گیا ہے. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ پروسیکیوٹر جنرل اور اے ٹی سی جج کے کیریئر پر اثر انداز نہیں ہوگا. پنجاب حکومت کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جج کا تبادلہ ہو چکا مسئلہ ہائی کورٹ کے ریمارکس اور جرمانے کا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارک دیے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے پورا صوبہ چلانا ہوتا ہے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جج کے خلاف ریفرنس پر حکومت کو پیغام دینا تھا. ان کی جانب سے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو پیغام دے دیا، جس سے ایڈمنسٹریٹو جج نے بھی اتفاق کیا. انہوں نے اپنے ریمارکس میں مزید یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے اختیار میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، جرمانہ ادا کریں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پنجاب حکومت نے سابق اے ٹی سی جج راولپنڈی جاز آصف کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے ریفرنس اور مقدمہ منتقلی کی درخواست خارج کر دی تھی. اب پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے. بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں بہتر سہولتوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ وہ بطور خاتون اول وزیر اعظم ہاؤس میں مقیم رہی ہیں. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. جی دیکھیں، 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں سزا یافتہ بشرا بی بی کا اڈیالہ جیل میں بہتر سہولیات کے لیے عدالت سے رجوع ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی ہے. سزا یافتہ بشرا بی بی نے جیل میں بہتر سہولیات مانگتے ہوئے کہا ہے کہ بشرا بی بی بطور خاتون اول وزیر اعظم ہاؤس میں مقیم رہی ہیں. بشرا بی بی اپنی بہتر معیار زندگی کی وجہ سے قانون کے مطابق جو ہے وہ بہتر سہولیات کی حقدار ہیں. بشرا بی بی نے بہتر سہولیات کے لیے جیل حکام کو درخواست کی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کی درخواست پر جو ہے وہ کام نہیں کرے، اور بشرا بی بی کے شوہر بانی پی ٹی آئی کو ایسی جیل میں بہتر سہولیات کا حقدار قرار دیا گیا ہے. استدعا کی گئی ہے کہ فریقین کو اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے بہتر سہولیات فراہمی کی ہدایت کی جائے. درخواست میں وفاق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور چیف کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. گورنر کا کام وفاق صوبے اور عوام کو جوڑنا ہوتا ہے، تقسیم کرنا نہیں. گورنر خیبر پختونخوا ریاست کا نمائندہ نہیں ہے، وہ صرف ایک جماعت کی بات کرتا ہے. جے یو آئی کے رہنما اور سابق گورنر کے پی غلام علی کہتے ہیں کہ حکومتوں اور گورنرز کو ہمیشہ ریاست اور آئین کے تابع ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اس حکومت سے گورنر یا وزارت لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور چاروں صوبائی حکومتوں کو اور ان کے آنریبل گورنرز کو ہمیشہ ریاست اور آئین کے تابع ہونا چاہیے. میری ذاتی اختلاف میں خود گورنر رہا ہوں، اور سب سے زیادہ ہمارا اختلافات اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ تھا. لیکن جب میں نے اوت لیا
तो मैं फिर रियासत का नुमाइंदा बन गया और रियासत मुझसे ये तकाजा करती थी कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और अवाम को जोड़ने की, तकसीम नहीं करने की। यहाँ गवर्नर साहब ने पहले दिन उनको चाहिए था कि वो रियासत का नुमाइंदा बनता। आज तक उसने रियासत का नुमाइंदा अभी तक नहीं बना। यानी तमाम अपने पार्टियों की मीटिंग में जाते हैं, पार्टी के कन्वेंशन में जाते हैं, एक पार्टी की बात करता है। ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने क्यों जेयूआई से रुख मोड़ा था? देखिए, वो दरअसल किसी के अलाकार बन गए थे, वरना सियासी जमातें वही सियासी जमातें मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है जिसका विजन बहुत बड़ा हो, दूरंदेश सियासत। जेयूआई से कोई धोखा हुआ है सियासी? देखिए, हमारा तहफ़्फ़ुज़ात है बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सारे इनका तो बड़ा मुनाफा रमान थे ना। हाँ। और जब हुकूमत बना रहे थे तो 1.5 घंटे में बनाई। उन्होंने अपने लिए यानी एक रास्ता जो चुना है ना, वो अक़दार और रवायात का रास्ता नहीं था कि हम इतना इकट्ठे चले हैं, तो एक मशवरत होनी चाहिए। आप दोबारा कभी गवर्नर बनना चाहेंगे? दोबारा तो देखो, मैं ये तो नहीं, जमात का फैसला होता है। अगर जमात कहे कोई वजीर शरीर, वो भी आप बनने को? जब इलेक्शन जीतेंगे तो वजीर बनेंगे ना। नहीं, वो तो वैसे भी हुकूमत ऐसे वाले में नहीं, मैं नहीं, दिलचस्पी मेरी नहीं है। अच्छा, क्योंकि मेरे इस हुकूमत में नहीं दिलचस्पी? न सवाल पैदा नहीं होते। क्यों? नो, बस यानी मैंडेट के साथ आना उसकी अलग रोल होता है, और इस तरह आना मेरे ख्याल में एक मुलाजिम की हैसियत होती है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर का जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया। सरबराह यूरोपीय कमीशन का कहना है टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। इस सिलसिले में 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। यूरोपीय यूनियन के लिए टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए भी पुरअज़्म है। 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय ब्लॉक को अमेरिका की जानिब से 25% दरामदी टैरिफ का सामना है। ट्रंप टैरिफ के एक हफ्ते बाद भी एशियाई और खलीजी मार्केटें शदीद मंदी का शिकार हैं। जापान का निकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग 8% गिर गया। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई है। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 15 मिनट में 160 अरब डॉलर्स का खसारा हुआ। ट्रेडिंग शुरू होते ही बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में भी 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ। सऊदी बेंचमार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,1200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी अरामको के हिस्से की कीमत में 90 अरब डॉलर यानी 340 अरब रियाल की कमी हुई है। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियों को भी नुमाया नुकसान हुआ। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार हैं। खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी देखी जा रही है। मादनी वसाइल से मालामाल सूबा बलूचिस्तान के बेपनाह कुदरती वसाइल पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। बलूचिस्तान के जिला चाही में एक अंदाजे के मुताबिक 5.9 बिलियन टन से जायद तांबे और सोने के ज़खायर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सैंडक मंसूबे से हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है जो किसी भी कौम की खुशहाली और तरक्की में मरकजी किरदार अदा करती हैं। इन्हीं में से एक सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट पर 1960 की दिहाई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने काम शुरू किया, जिसके दौरान चाइना की MCC कंपनी ने 1960 की दिहाई के दौरान मुतअद्दिद नाकामियों के बावजूद गैर मुतज़लज़ल लगन से 2001 में इस मंसूबे की बहाली को यकीनी बनाया। 2037 तक यहाँ से मजीद 3 लाख टन खालिश कॉपर मिल सकेगा, जबकि इस मंसूबे की उम्र मजीद 30 साल तक बढ़ने का भी इम्कान है। मंसूबे से ओपन पिट कानकनी के जरिए खाम ओर को निकाल कर मुख्तलिफ धातें अलग की जाती हैं। कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर है। 150 मिलियन टन जो है यहाँ पर और है। सैंडक मंसूबे से जहाँ अब तक 3.5 लाख टन से ज्यादा के तांबे के खालिश ज़खायर निकाले जा चुके हैं, तो वहीं 2037 तक यहाँ से मजीद 3 लाख टन खालिश तांबे और सोने समेत
चांदी और खाम लोहे के खातिर खा ज़खायर निकालने के अहदाफ भी रखे गए हैं। जो माइनिंग से हमारी खाम माल आती है जो 0.3% है उसको हम अप टू 22% तक अपग्रेड करते हैं। चीन की कंपनी MRDL मंसूबे के तहत अपनी समाजी जिम्मेदारियां भी निभा रही है, जिसमें तरजीही बुनियादों पर मकामी आबादी के लिए सैनिक स्कूल और अस्पताल समेत साफ पानी की फराहमी के मंसूबे शामिल हैं। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। 700 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स वगैरह कवर कर रहे होते हैं। नौकुंडी, तफ्तान बॉर्डर पर ईरान से लेकर बिल्कुल यहाँ पे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। सैंडक के इर्द गिर्द मौजूद देहात में मंसूबे के मुस्बत असरात से मुस्तफीद हो रहे हैं। यहाँ पे जो जब से कंपनी आया हुआ है, जो सहूलत कंपनी के पास है वो इलाके वालों को मिल रहा है। 24 घंटे बिजली है, पानी आपको मिल रहा है, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। मुल्क में मौजूद तांबे, सोने और दीगर धातों की तलाश के शोबे में सरमायाकारी के वसीम मौके मौजूद हैं। सैंडिक प्रोजेक्ट समेत मुल्क के तूल अर्ज़ में फैले हुए इस नौइयत के मुख्तलिफ मादनी ज़खायर का बरवक्त और मुअस्सर इस्तेमाल यकीनी बनाकर मुल्क की मईशत की सिमत बदली जा सकती है। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ लईकुर रहमान, AR1 न्यूज़, सैंडिक प्रोजेक्ट चागी। बैनुल-अक़वामी तेल मंडी में आज भी शदीद मंदी है। 3 दिन में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी हुई है। मंडी में खाम तेल की कीमत में आज 3.5% कमी रिकॉर्ड की गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.28 गिरकर $63.30 फी बैरल, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.20 कम होकर $59.76 फी बैरल पर आ गई। माहिरीन का कहना है अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वो टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक दीगर ममालिक अपने तिजारती हजम को अमरीका के बराबर नहीं कर देते। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था चीन से तिजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो नहीं चाहते कि आलमी मार्केट गिरावट का शिकार हो, लेकिन किसी चीज़ को ठीक करने के लिए कभी कभार दवा लेना पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमरीका ला रहे हैं। We have $1 trillion trade deficit with China. We have to solve our trade deficit. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. They have to solve their surplus. I spoke to a lot of leaders, European, Asian, from all over the world, been treated so badly by other countries because we had stupid leadership that allowed this to happen. The problem is that Europe has made a fortune with us. Europe's treated us very badly. We put a big tariff on Europe. They want to talk, but there's no talk unless they pay us a lot of money on a yearly basis. What's going to happen with the market, I can't tell you. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी, नाकसात बाजारी का खदशा है। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नए टैरिफ से महसूलात में इजाफा होगा, टैरिफ से कीमतों में एडजस्टमेंट होगी। कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फर्क होता है। अमरीकी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के डायरेक्टर कहते हैं अब तक 50 से ज़ायद ममालिक मुज़ाकरात के लिए राबिता कर चुके हैं। महसूलात का ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं। शराय सूद में कमी के लिए सदर ट्रंप ने मालियाती मंडियों को क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई है।